आज की इस क्लास में हम सभी यहाँ पर बाल विकास की जो डेफिनीशंस हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं पूरे बाल विकास में, लगभग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनकी डेफिनीशन हम अच्छे से लेकर चलेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं नोट्स बना रही हूँ, क्वेश्चंस देख रही हूँ कि आपको चीज़ें कैसे कैसे करवानी है। तो मैंने सोचा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये दे दूँ कि सारा कलेक्शन डेफिनीशन का एक ही जगह दे दूँ, तो आपके लिए रिवाइज करने में भी हेल्पफुल रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रीडर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। सुबह हमने संस्कृत की क्लास ली थी जिसमें शब्द रूप को अच्छे से देखा था, जो प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। अभी हम यहाँ पर बाल विकास की क्लास ले रहे हैं। आप शालिनी क्लास बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर अच्छा लगता है तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप वीडियो को लाइक करेंगे और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने क्या डेफिनीशंस को लिया हुआ है। एक सेट ऑफ कलेक्शन है डेफिनीशंस का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बाल विकास की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानें। जो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं आपसे पूछेगा, टिप्पणी करिए, अभिप्राय करिए, अपने शब्दों में लिखिए, तो आप क्या क्या डेफिनेशंस लिख सकते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस बनी हुई हैं जो आपके बुक्स में भी हैं और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे बाल विकास की है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ठीक है। देखिए क्या इन्होंने कहा है बाल विकास के लिए। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जो प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करती है। जो प्राणी विकास का अध्ययन, उनकी स्टडी जन्म से लेके मैच्योरिटी तक करती है। मैच्योरिटी की स्टेज जब तक नहीं आ जाती तब तक करती है। यह कथन जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा था। अब आपको ध्यान कैसे रखना, आप चिन्हित कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे हम लोग को पढ़ना रहता था, जब मैं पढ़ा करती थी, कैसे हम लोग को रिवाइज करना, तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे मैं अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था, ये इतना कोई चीज़ हिंट लगा के हर एक डेफिनीशन में, क्योंकि इस तरह बहुत सारी डेफिनीशन है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आप कितना याद करेंगे। इसीलिए ऐसा आप कुछ टिक मार्क कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको क्लिक कर जाएगी कि यह परिभाषा इन साहब ने दी थी। क्लियर? आगे चलते हैं, इसी तरह की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्रो एंड क्रो साहब की डेफिनेशन है। इनकी डेफिनेशन हर टॉपिक में दी गई है, इन्होंने बहुत डेफिनेशन दी है और काफ़ी परिभाषाएं मेनली पूछी जाती है। क्या है? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है। उन्होंने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। इन्होंने क्या कह दिया? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। अब अध्ययन वो भी कर रहे थे, अध्ययन ये भी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या था? जन्म से परिपक्वता अवस्था तक। और ये क्या कह दिए? गर्भकाल से किशोरावस्था तक। कथन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो साहब ने कहा। आपको जो भी सही लगे आप उस पर टिक मार्क कर लीजिए और वहाँ से आप इसको रिवाइज करके याद कर सकते हैं, आपको मतलब याद रहेगा। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, गैरिसन एवं अन्य। इनका नाम है गैरिसन एवं अन्य, ठीक है। इन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। इन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि बाल मनोविज्ञान का सीधा संबंध बाल व्यवहार से, बच्चे के व्यवहार से, बच्चे के बिहेवियर से है। ठीक है, तीन डेफिनेशन हमने बाल विकास के ऊपर देख ली, बाल मनोविज्ञान के ऊपर देखी। नेक्स्ट देखिए, स्किनर साहब ने कहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। अब इन्होंने व्यवहार तो ऊपर मिल गया था, अनुभव जोड़ दिया। हर एक बंदा जो एक के बाद एक डेफिनेशन को बनाया, उसमें कुछ अपने शब्दों को जोड़ के वो डेफिनेशन उनके नाम की पेटेंट हो गई। समझ में आई बात कि क्या क्या चेंज है? कोई ना कोई सुधार करके, कोई ना कोई सुधार करके हर एक डेफिनेशन, हर एक नई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, तो ये है परिभाषा। तो ये किसकी है? स्किनर साहब की है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है शैशवावस्था की परिभाषा है। शैशवावस्था का टाइम पीरियड आप सभी के सामने है, 0 से 5 वर्ष, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक डेफिनेशन देखेंगे जो शैशवावस्था की डेफिनेशन दी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन का कलेक्शन रखे रहिएगा, आपके टेट सुपर टेट में काम आएगा। इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिए फ्राइड साहब ने क्या कहा, आप नाम पूरा जानते हैं। अब देखिए, बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्ष में बन जाता है। किसने कहा है ये बात? फ्राइड साहब ने कही है। किसके लिए कही है? शैशवावस्था के लिए कही, दैट मीन इन्फेंसी के स्टेज के लिए उन्होंने यह बात कही है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। बनने का मतलब ये नहीं कि 4-5 वर्ष में वो सही में डॉक्टर बन जाएगा, सही में ISPCS बन जाएगा, नहीं। उसकी जो
क्वालिटीज़ होती है ना वो दिखने लगती है, वो उभरने लगती है कि किस तरफ जाएगा बच्चा, किस तरफ एग्रेसिव होगा, किस तरफ आगे बढ़ेगा। ये बात, यह कथन फ्राइड साहब ने कहा था। इसीलिए जो छोटा बच्चा रहता है तो माँ बाप डिसाइड कर देते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, ये बनेगा। ये चीज़ गलत है। जिस तरह वो जाए, जिस रास्ते पे हो जाए, आप उसको वो बनाइए, ठीक है। ये डेफिनेशन फ्राइड साहब की थी शैशवावस्था के लिए। नेक्स्ट देखिए, वेलेंटाइन के अनुसार इन्होंने शैशवावस्था के लिए क्या है ये समझते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। इन्होंने शैशवावस्था को आदर्श काल कहा है। आपसे यह प्रश्न पूछ लिया किसने कहा है, किसका कथन, तो वेलेंटाइन आप टिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, ठीक है। या तो आपको ये पूछ लेगा कि किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, तो आप टिक मारेंगे शैशवावस्था को। क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। आपसे वेलेंटाइन भी पूछ लेगा। एक टॉपिक है ये ना, एक टॉपिक में 3 प्रश्न दिख गए आपको कि आपको डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा किसका कथन है, किसके अनुसार है, ठीक है। उसके बाद सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। आपको इस तरह चीज़ों को समझ के चलना होगा। इस तरह के इस सारी डेफिनेशनों से आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मेरा मोटिव यहीं पे आपको सिर्फ एक कलेक्शन नहीं देना है, ये भी है कि आपको जो है एक सेट ऑफ मिल जाएगा। एक तो वो काम बनेगा, दूसरा ये है कि आप अगर ऐसे याद किए रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बारी है वाटसन साहब की। इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता कोई और किसी अन्य वस्तु में बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था की जो सीखने की सीमा होती है वो सीखने की तीव्रता होती है। जो सीखने की सीमा है, जो बाउंड्रीज होती है, जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी, इंटेंसिटी होती है, कह सकते हैं, वो किसी और स्टेज से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितना तेज, जितना प्रफुल्लित मन से, जितना एग्रेसिव तरीके से, जितना एकदम तेज तर्राक तरीके से आप शैशवावस्था में बच्चा सीखता है, वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था में नहीं सीखेगा। ये बात वाटसन साहब ने शैशवावस्था की परिभाषा के रूप में, शैशवावस्था की बड़ाई के रूप में कही है। क्लियर, समझ में आई बात, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ों को समझना है, क्या परिभाषा किसने दी है। यहाँ पे आपको इसे कुछ टिक करना हो तो किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है या सीखने की तीव्रता, जो भी आपको सही लगे आप वैसे मार्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रो एंड क्रो साहब ने क्या, 20वीं शताब्दी 12 की शताब्दी है। कथन आपसे पूछा गया था 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है, तो आपने बताया था 12 की शताब्दी। आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा किसने कथन कहा है या किसके अनुसार है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार है। क्लियर माई पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये है शैशवावस्था की डेफिनेशंस, ठीक है। आप देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे है थॉर्नडाइक साहब की। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो है शैशवावस्था। क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक के बेस से पूछता है कि ये किस में होगा, ये तो वो तो किशोरावस्था का ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर परिभाषा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो परिभाषा आती है वो शैशवावस्था की आती है, ठीक है। अब देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न खोया रहता है। 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो अर्ध सपनों में खोया रहता है। यह बात किसने कही, थॉर्नडाइक ने कही। किसके लिए, शैशवावस्था के लिए। अर्ध सपनों में खोया रहता है किसको, थॉर्नडाइक साहब ने कहा। यही आप टिक कर सकते हैं, आपको ऐसे ही चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, गेसल के अनुसार क्या है, इन्होंने शैशवावस्था के लिए क्या कहा ये देखते हैं। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष की उम्र से भी दुगना। इन्होंने कहा है कि बच्चा 6 वर्ष में जितना सीखता है ना, जितना सीखने की उसकी चाहत होती है, जितना वो सीख लेता है, उतना वो 12 वर्ष में भी नहीं सीखता। वो 12 वर्ष का दुगना 6 वर्ष में ही सीख लेगा। सोचिए, बच्चा इतना एडवांस होता है कि जो चीज़ 12 वर्ष में सीखनी चाहिए, 12 वर्ष के बाद सीखनी चाहिए, वो 12 वर्ष का भी दुगना सीख लेता है, ठीक है। क्लियर है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एडलर साहब ने क्या कहा शैशवावस्था के लिए, इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं। एडलर साहब की डिफिनेशन क्या है शैशवावस्था के लिए, इनका क्या कहना है ये जानते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि विश्व में उसका स्थान कहाँ होगा, वो फ्यूचर में किस प्लेस पर रहेगा, किस पोजीशन पर रहेगा। ये चीज़ जन्म के कुछ समय बाद ही डिक्लेयर कर दी की जा सकती है या की जाती है। तो किसने कहा, ये एडलर साहब ने शैशवावस्था के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, रॉस के अनुसार क्या है, शिशु कल्पना का नायक है। बच्चे जो होते हैं वो कल्पना का एक नायक होते हैं, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना भी याद रहेंगे, शिशु कल्पना का नायक किसने कहा है, तो रॉस साहब ने कहा। किस लिए कहा है, शैशवावस्था के लिए कहा है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जेन्यू मैन, यहाँ पे न्यू मैन होगा, थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया है। न्यू मैन के अनुसार क्या है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। किसने कहा, ये शैशवावस्था के लिए न्यूमैन साहब ने अपनी डेफिनेशन को सामने रखा है कि 5 वर्ष की जो स्टेज होती है वो शरीर, बॉडी के लिए, मस्तिष्क यानी हेड के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। वहाँ पे बच्चे ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार क्या है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक में
अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जो जीवन का प्रथम दो स्टार्टिंग का जो 2 वर्ष होता है उसमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये बात स्ट्रैंग महोदय ने कही सहस्त्रावस्था की। यहाँ पे एक देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं अलग नहीं कर पाई, ध्यान नहीं दिया होगा। ये भी एक यहाँ पर डेफिनेशन है ब्रीजेस के अनुसार, दिख रहा है आपको, ये अलग कर लीजिएगा आप लोग। ब्रीजेस के अनुसार 2 वर्ष की उम्र बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास होता है। इन्होंने कहा है, किसने कहा है कि सभी संवेग का विकास जो है बालक में हो जाता है। तो ब्रीजेस के अनुसार 2 वर्ष की उम्र तक, 2 वर्ष तक जब बच्चा आने लगता है तो उसमें सारे जितने भी संवेग होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रूसो के अनुसार क्या है, रूसो साहब ने क्या कहा सहस्त्रावस्था के लिए, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा 5 वर्ष की पहचान भी कर सकता है, सोचता सकता है और याद कर सकता है। इन्होंने क्या कहा कि बालक के जो हाथ और पैर होते हैं, इन्होंने यह बात यहाँ पे कही है कि इन्हीं के द्वारा 5 वर्ष की पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है बाल्यावस्था की परिभाषाओं की। अभी इससे पहले हम सहस्त्रावस्था देख रहे थे, जितनी बड़ी डेफिनेशंस थी मैंने लगभग सब ले ली है। ठीक है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष आप जान रहे हैं। पहली डेफिनेशन आपके सामने कोल एवं ब्रुस के अनुसार। ठीक है, ब्रुस के अनुसार है, ब्रस नहीं यहाँ पे होगा, ब्रुस के अनुसार है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का एक अनूठा काल है। किसने कहा है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, संवेगात्मक अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। किसने कहा है बाल्यावस्था को अनोखा काल, वो भी संवेगात्मक विकास का, तो कोल एंड ब्रुस ने कहा है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉस के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। किसने कहा है, रॉस साहब ने कहा है। मिथ्या का मतलब झूठ होता है। नेक्स्ट देखिए, कैलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था यानी कि कंपटीशन की स्टेज होती है। किसने कहा है, कैलपेट्रिक साहब ने कहा है। किसके लिए कहा है, बाल्यावस्था के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था किसने कहा है, तो फ्रायड साहब ने कहा है। क्लियर है, मैंने आपको अच्छी अच्छी डेफिनेशन दिखा दी, कई बार करवाई। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है, यह समझते हैं। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जो होती है ये काम की प्रसुप्त अवस्था होती है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड साहब का कथन है बाल्यावस्था के लिए। नेक्स्ट देखिए, सभी ने अपने अपने अनुसार अपने अपने मतों को सामने रखा है। वर्ड के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है। इन्होंने क्या कहा है कि भ्रमण में या साहसिक जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उनकी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनमें बाल्यावस्था में वृद्धि होती है। ये बर्ड साहब ने कहा है बाल्यावस्था के लिए। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रिंग महोदय ने क्या कहा, ये भी देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेले हों, क्योंकि 10 वर्ष की जो उम्र होती है बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसीलिए इन्होंने कहा बाल्यावस्था के लिए कि ऐसा शायद ही कोई खेल होगा तो 10 साल का बच्चा ना खेला हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है किशोरावस्था की। हम एक एक चीज़ को लेकर चले। किशोरावस्था एडोलसेंस की स्टेज 12 से 18 वर्ष। ठीक, कैलपेट्रिक साहब ने किशोरावस्था के लिए अपना क्या कथन कहा, यह देखते हैं। इन्होंने इनके मत के अनुसार इनमें कोई मतभेद नहीं है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। इन्होंने यह बात कही, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है, कैलपेट्रिक साहब ने कहा है। नेक्स्ट देखिए, वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की एक नाजुक समय है या नाजुक अवस्था है। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रॉस के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है किशोरावस्था सहस्त्रावस्था की पुनरावृत्ति। किसने कहा है कि सहस्त्रावस्था की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज होती है वो किशोरावस्था में फिर देखने को मिलती, रिपीट होती, तो ये रॉस साहब ने कहा है। कॉल्सनिक के अनुसार क्या है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ा को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। कॉल्सनिक ने ये बात कही है कि जब किशोरावस्था में हम आप थे या जाते हैं रहते हैं तो क्या होता है कि हमको जब कोई रोक टोक करता है तो हम उसको अपने रास्ते की बाधा मानते हैं। माता पिता से गुस्सा होती है कि मुझे जाने नहीं दे, मुझे करने नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये बात किसने कही, कॉल्सनिक साहब ने किशोरावस्था के लिए कही है। अपना मत किशोरावस्था के अनुसार रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, आप सभी जानते हैं। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तूफान आंधी तूफान की जिसने अवस्था कही वो है स्टेनले हॉल साहब, जिन्होंने किशोरावस्था के लिए कहा कि वो आंधी है। नेक्स्ट देखिए, स्किनर के अनुसार क्या है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं। इन्होंने क्या कहा कि जो किशोर होते हैं उनको निर्णय का, डिसीजन का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात किशोरावस्था के लिए स्किनर साहब ने कही। ठीक है, बहुत साधारण सी डिफिनेशन थी। नेक्स्ट देखिए, अब बारी है स्टेजेस की जो थी वो हमने देख ली। अब है वंशानुक्रम की परिभाषा, काफ़ी आती है। बी एन झा के अकॉर्डिंग क्या है यह देखेंगे।
ये परिभाषा का एक सीरीज चल रही है, जो जो चीज़ें उसमें है वो मैंने आपको ली हुई है। देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम हेरिडिटी जो होती है वो व्यक्ति की जन्मजात जितनी क्वालिटीज़ होती है उनका एक कंप्लीट योग होता है। कि ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन हो गई, फिर देखते हैं क्या है वुडवर्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। विकास में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय, जन्म से पहले 9 माह पूर्व स्थित। इन्होंने वंशानुक्रम के लिए कह दिया कि वो सारे बातें, वो सारे फैक्ट, वो सारे मुद्दे आ जाते हैं जो जीवन के प्रारंभ करते समय नहीं, जन्म लेते समय ही, जब गर्भ में वो सारी चीज़ें हो गई थी, तब वो सारी चीज़ें 9 महीने पूर्व ही जो चीज़ें उपस्थित हो गई थी वो सब वंशानुक्रम से ही गई, वंशानुक्रम के द्वारा ही गई। ठीक है, यह बात किसने कही? वुडवर्ड साहब ने कही। नेक्स्ट देखते हैं डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा है। एक व्यक्ति में वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वो अपने माता पिता यानी पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर वंशानुक्रम से आई हुई शारीरिक बनावट आती है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे भी देखने में होते हैं। शारीरिक विशेषताएं, वो हस्तपुष्ट होंगे तो आप भी हस्तपुष्ट होंगे। क्रियाएं, क्षमताएं जो करते हैं लगभग अगर अच्छी कर रहे हैं तो आप भी अच्छी करेंगे, या बुरी कर रहे हैं तो आप भी बुरी करेंगे। तो जो कुछ भी वो सीखता है वो अपने माता पिता से या उनके पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। ये बात डगलस और हॉलैंड ने कही है। नेक्स्ट देखिए, रूथ बेंडिक ने क्या कहा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम। इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम जो होता है वो माता पिता से संतान को मिलने वाले जो गुण होते हैं उनका एक नाम होता है। रूथ बेंडिक की यह परिभाषा है। नेक्स्ट देखिए, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम। इन्होंने कहा है कि जो माता पिता है उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो संतान में जो हस्तांतरित हो जाती है वही वंशानुक्रम है, जो ट्रांसफर हो जाती है। ये रही सारी डेफिनेशन वंशानुक्रम की। क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद हो रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बारी है वातावरण की परिभाषा की। जैसे हमने वंशानुक्रम को लिया वैसे वातावरण को भी लिया है, क्योंकि वातावरण वंशानुक्रम दोनों मिलते जुलते रहते हैं और बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, अब एनास्टेसी के अनुसार यहाँ पे है पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जन्म के अलावा उसे प्रभावित करती है। इन्होंने कहा कि पर्यावरण, वातावरण वह हर एक चीज़ सम्मिलित है इसमें जो व्यक्ति के जीवन के, उसकी लाइफ साइकिल के अलावा उसको और भी तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दिसबर्ड के अनुसार क्या है। जो व्यक्ति एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण। एक कोई व्यक्ति वो चाहे होता है उसे किसी चीज़ों से घिरा हुआ है, अलग अलग चीज़ों से, और वह चीज़ों पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रही है, तो वो ही क्या है, वो पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, समाज में कुछ अच्छा होगा तो आप भी अच्छा सोचेंगे, बुरा होगा तो आपके मन में भी जो है बुरा प्रभाव आएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रॉस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। वातावरण वह भारी शक्ति, इन्होंने बाहर की वह पावर बता दी है इन्वायरमेंट को, जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है, हमारे ऊपर प्रभाव करती है। ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो हमें असर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या है। वातावरण में वह सब तत्व आ जाते हैं, वो सारे बाहर के तत्व उसमें सम्मिलित हो जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति अपने जीवन आरंभ करने से एक समय प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से होती है कि जैसे व्यक्ति अपना जीवन प्रारंभ करने के लिए सोचता है तो ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। ये बात वुडवर्थ साहब ने कही है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब बारी है कल्पना की परिभाषा की। इसकी भी परिभाषा कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसकी भी परिभाषा को यहाँ पे लिया हुआ है। रायबर्न के अनुसार क्या है यह देखते हैं। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति, पावर होती है जिसमें हमारी जो प्रतिमाएं होती हैं उनको हम नए तरीके से प्रयोग में ले आते हैं, या हमको अपने पूर्व अनुभव के द्वारा, पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके द्वारा, या किसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। इन्होंने कहा है कि कल्पना एक ऐसी पावर होती है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से यूज़ भी करते हैं, और हमको जो मेरे पुराने अनुभव हैं या कोई पुरानी थिंग्स है उसकी सहायता से जो हम पहले कभी नहीं कर सकते थे वही कल्पना यहाँ पे होती है, वही चीज़ कल्पना होती है। ये बात रायबर्न ने कही। नेक्स्ट देखिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या है। कल्पना एक मानसिक हस्त व्यापार। इन्होंने क्या कहा कि मेंटल हस्त व्यापार है ये। जब पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो कल्पना प्रदर्शित होती है। जो खुद में एक पूर्ण तथ्यों को लेकर व्यक्तिगत स्मरण करता है, एक कल्पना, किसी की कल्पना को आप थोड़ी कर सकते हैं, आप अपनी कल्पना खुद करेंगे ना, वही यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत स्मरण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल के अनुसार क्या है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन। ये सबसे अच्छी डिफिनीशन है, काफ़ी बढ़िया है। कल्पना की फेमस डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। दूरस्थ वस्तुओं का, जो आपके पास नहीं है, जो आपके नज़दीक नहीं है, आप उनको सोच रहे हैं, दूर की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात आ जाती है चिंतन की परिभाषा। इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है, आपने देखा है, आपके सिलेबस में टॉपिक है।
रॉस के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू। क्या कहा इन्होंने कि जो चिंतन होती है वो एक मानसिक क्रिया, मेंटल एक्टिविटी का एक ज्ञानात्मक पक्ष है। यह मन की बात से संबंधित मानसिक क्रिया, ये मन की बातों में जो उलझन चलती रहती है कोई भी चीज़ है तो उससे रिलेटेड एक मेंटल एक्टिविटी है। ये साधारण सी बात रॉस ने चिंतन के लिए कही। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रायबर्न के अनुसार क्या है चिंतन के बारे में। चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है। चिंतन जो होती है वो आपके इच्छा से रिलेटेड एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। जब आपको कोई चीज़ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप किसी चीज़ तो उस तब वो अराइज होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को और चलते चलते ये एक ऐसे रास्ते पर जाकर रुक जाती है जहाँ पे ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं कि हाँ नहीं, अब जो चीज़ें हो रही वो आपके इच्छा के अनुसार हो रही है। ठीक है, समझ में है, आप संतुष्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वैलेंटाइन के अनुसार क्या कहा गया है ये जानते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा शब्द है चिंतन जो इसका प्रयोग एक पर्टिकुलर क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। ये ऐसे कोई श्रृंखलाबद्ध विचार है जो अब ये इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, ऐसे कुछ एम तक जाने के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन वहाँ पे ये अविराम गति से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बाधा आ जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपको वो चीज़ चिंतन करने पे जोर दे देगी। ये कैसी क्रिया कि अब आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात वैलेंटाइन साहब ने चिंतन के लिए कही। गैरेट के अनुसार क्या है यह समझते हैं। गैरेट एक प्रकार का, इन्होंने कहा कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त और रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। अव्यक्त जो आप प्रकट नहीं करते, चिंतन आप कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आपको कोई चिंता है तो आप जल्दी नहीं प्रकट करते हैं किसी के सामने। ठीक है, बहुत कहने पे भले कोई बताए, वो भी अपने पेरेंट्स से बता दे लेकिन किसी और से नहीं बताएगा। ये एक रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग, इसमें बहुत सारे प्रतीक का, बिंब का, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तर्क की परिभाषा भी मैंने ली हुई है, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे गेट्स के अनुसार क्या है चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पुनर्अनुभव को नवीन रूप में और तरीकों से पुनः संगठित और सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे यह जो परिभाषा दी गई है ये चिंतन की परिभाषा है। देखिए गेट्स के अनुसार तर्क की क्या परिभाषा है। तर्क और चिंतन एक दूसरे से लगभग मिलते रहते हैं, इनका कोई पहलू बहुत अलग नहीं होता, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे है कि जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो पुराने अनुभव हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, उनको नए रूप में देखकर या तरीकों से पुनः संगठित, दोबारा उन तरीकों को रिकॉल कर संगठित कर सम्मिलित किया जाता है। तर्क में ऐड, जैसे आप किसी टॉपिक पे तर्क कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ करनी है, पहले आपको ये बात आई थी, आप अपने आधे स्टेप तक आई थी तो आपने पहले किया, लेकिन अब आप तर्क कर रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, तो पुराने को भी तो साथ लेके करेंगे, तभी तो आप नया कुछ ऐड करके आगे बढ़ेंगे। यही बात यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, मन के अनुसार क्या है। तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभव की बात की गई, पूर्व अनुभव की यहाँ पे की गई, तो यहाँ पे बात की गई अतीत के जो अनुभव, एक्सपीरियंस, उनको मिलाया जाता है जिसको केवल पिछले समाधान के प्रयोग से हल नहीं किया जाता, जिसको पिछले जो समाधान के थे उनको यूज़ करके नहीं हल किया गया था, लेकिन अब मिलाया जा रहा है ताकि नई चीज़ें उसमें ऐड करके कोई ना कोई उसका सल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, क्लियर है मन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, गैरेट के अनुसार है, इन्होंने कहा है कि मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रख कर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। कि अपने मन में कोई बात को, कोई एम को, कोई ऑब्जेक्ट को रख कर आप क्रमशः बारी बारी से आप दिन प्रतिदिन उसके ऊपर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो यही चीज़ क्या है, तर्क है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, वुडवर्ड के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि तर्क में तथ्यों, सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तर्क में जो सिद्धांत हैं, जो तथ्य हैं, उनको स्मृति में ले आना, फिर प्रेजेंट समय में जो प्रॉब्लम चल रही है उनमें लेकर उसको सोचना, उसके लिए आप कोई तर्क करते रहना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तर्क के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि पुराने को आपने अपनी मेमोरी को नए में मिलाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए परस्पर मिलाया जाता है। तो ये बात हो गई वुडवर्ड साहब की जो तर्क के लिए इन्होंने कही। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने काफ़ी अच्छे डेफिनेशंस को देखा जो आपके पूरे सिलेबस में दिए हुए थे। अगर यह आपको हेल्पफुल रहा है, मदद मिली है, आपको अच्छा लगा है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।